केपी मणि जी, अब राहुल गांधी इस डर से लगता है उबर गए हैं कि अगर वो मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों के हित की बात करेंगे तो कहीं उन्हें परेशानी हो सकती है। इस डर से वो शायद उबर गए हैं। वो खुलेआम बजरंग दल में प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो अमेरिका में कहते हैं कि देश में दलितों पे, मुस्लिमों पे, सिख ईसाइयों पे भी बहुत बंदिशें लग रही हैं। तो ये जो मुस्लिम लीग का मुद्दा बीजेपी उठाना चाह रही है और कांग्रेस को फंसाना चाह रही है, क्या केपी मणि जी इसमें कामयाब हो पाएगी? देखिए संजय जी, अगर आपको याद हो, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, मैंने आपके चैनल पे ही कहा था कि राहुल गांधी ने गुजरात का चुनाव छोड़ के यात्रा करी है, शायद ये ठीक है कि नहीं। हमने बड़ा संशय इस पे जाहिर किया था, आपको याद होगा। और मैंने ये भी कहा था कि उसके 15 दिन बाद हमने ये कहा था, जब हमें भी समझ आ गया कि यात्रा अच्छी है, मैंने कहा ये राहुल गांधी पप्पू बन के निकला है और इनका बापू बन के आएगा। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि राहुल गांधी की अब ट्रेनिंग पूरी हो गई है और लोग राहुल गांधी को बहुत सीरियस ले रहे हैं। अभी मैं एक पहली डिबेट में था एक चैनल पे, वहां पे बड़ी बहस वो कर रहे थे। वो बार बार जो है मुस्लिम लीग पे घुमा के लेके जा रहे थे और कह रहे थे कि देखिए विदेश में जाके मुस्लिम लीग की बात करके देश का नाम खराब कर रहे हैं। तो हमने कहा देश का नाम तो विदेशों में बेटियों के नाम पे ज्यादा बदनाम हो रहा है, उस पर क्यों नहीं आप जवाब देते? ये तो कोई बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने वहां नहीं कह दी। एक सवाल के जवाब में पत्रकार का सवाल का जवाब था, उन्होंने दे दिया। वो मानते हैं, उनका विचार है, हो सकता है दूसरे लोग ना मानते हैं, सेकुलर वो सेकुलर मानते हैं, उन्होंने ईमानदारी से जवाब दे दिया। आप मत मानिए, लेकिन ज्यादा बदनामी किस पे हो रही है? अब तो संकेत भी आ गए हैं विदेशों से कि भाई हम जो है आपके संगठन को बाहर कर देंगे। तो ज्यादा बेइज्जती तो शायद इससे हो रही, इस पे आप जो है सवाल नहीं उठाना चाहते। तो ये तमाम चीजें हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर जिस घबराहट में है, उसके कई सारे कारण हैं। एक तो राहुल गांधी मैच्योर हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, अब कोई पप्पू उनको कहेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी, पिछले चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष एक साथ नहीं था, तमाम विपक्ष एक साथ है। शीतल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि पिछली बार कई सारे क्षेत्रीय दलों को बड़ा कॉन्फिडेंट, बड़ा घमंड था कि हम ये कर लेंगे, उनका घमंड दूर हो चुका है कि किसी भी कीमत पे चंद्रशेखर राव की लोकप्रियता तेलंगाना में हो सकती है, आंध्रा में हो सकती है, आसपास के क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन वो उत्तर भारत में कामयाब नहीं होंगे, ये हमें मानना चाहिए। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या जितने भी नेता हैं, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको कांग्रेस नामक छतरी के नीचे आना ही पड़ेगा। दूसरा, इसके अलावा जो बात है, जो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते बैठी हुई है, उसमें लगभग पौने 200 सीटें ऐसी हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सीधे सीधे टक्कर दे रही है। अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो 19.5% के लगभग कांग्रेस को वोट उस टाइम मिला था जब लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी मोदी जी की, एंटी कॉम्बेंसी इतनी नहीं थी, तमाम चीजें नहीं थी। उस दौरान 37% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो अब तो परिस्थितियां बदली हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्या करे? तो घूम फिर के ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा आ जाता है और भारतीय जनता पार्टी इसको केंद्र में रखना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज से दूर चली जाएगी तो उसके बाद बचेगा क्या? महंगाई पे बोल नहीं सकती, बेरोजगारी पे बोल नहीं सकती। आप खुद ही कह रहे हैं कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने प्रेस का सामना किया नहीं है, और राहुल गांधी प्रेस के सामने अब तो 4000 किलोमीटर की यात्रा करके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रेस के लिए भी आ गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी हर 6 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करते थे, लेकिन जब से यात्रा पूरी हुई है अब प्रेस का सामना डट के करते हैं, रुक के जवाब देते हैं और किसी हड़बड़ाहट में नहीं रहते हैं, पूछिए। लेकिन आज मुझे लगता है कि राहुल गांधी के भी जो कुछ सलाहकार बदले हैं उसमें कुछ अच्छे सलाहकार हैं। और ये जो अभी शीतल जी ने लास्ट में बताया कि राहुल गांधी ने चलते चलते ये भी कह दिया कि मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने मुझे आमंत्रित किया, मोदी जी को भी आमंत्रित करेंगे। ये बहुत बड़ी पंच लाइन है। इसका एक और आप याद रखिए कि भारत जोड़ो यात्रा में जो पंच लाइन उन्होंने दी थी कि मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी और नफरत का बाजार बंद होगा, ये सुपरहिट हो चुका है फॉर्मूला और ये 2024 में चलेगा बॉस। आप संजय जी देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपने पिछले चुनाव में देखा या कर्नाटक में देखा, मुस्लिम समाज को समझ में आ गया कि हमें वापस लौटना पड़ेगा कांग्रेस की तरफ। अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, बसपा के साथ जाते हैं, तो ये भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मायावती जी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही है, समाजवादी नहीं कर पा रही है। तो इसलिए मुस्लिम को समझ में आ गया है और एक बहुत बड़ा जो उनका वोट प्रतिशत है वो तेजी से कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा है।
और ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी घबराहट है। अगर वोट बटेगा ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कैसे? इसके अलावा अगर आप देखें संजय जी कि मोदी जी लगातार कर्नाटक में किस चीज पे बोलते रहे, उनको समझ में आ गया इसका कोई फायदा नहीं है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से वहां पे लोकल मुद्दों को उठाया, लोकल महंगाई की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, उसको सफलता मिली है। तो कहीं ना कहीं उत्साहित है कांग्रेस पार्टी। लेकिन लास्ट में मैं ये संजय जी और बता दूं कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। वो उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी सियासी शाम दाम दंड भेद भी करती है और उनके पास तोते मोर गिद्ध सब है, वो भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत ज्यादा उत्साहित कांग्रेस ना हो, मुझे ऐसा लगता है। केपी मलिक जी, यही सवाल मेरा आपसे, कांग्रेस को कितनी सीटें मांगनी चाहिए और समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है तो उसे कितनी देनी चाहिए? देखिए संजय जी, बहुत ईमानदारी से अजय जी ने बताया 10 से 12 पे क्लेम कांग्रेस कर सकती है। और इसमें कांग्रेस को ये करना पड़ेगा कि कांग्रेस में जो सेटिंग गेटिंग करके दिल्ली से लोग टिकट ले जाते हैं वो ना करके जो स्थानीय लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, जो ग्राउंड पे जिनका अच्छा रुतबा है, अगर उनको कांग्रेस टिकट देती है तो इस गठबंधन में और इन परिस्थितियों में कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। एक बहुत अच्छा वोट प्रतिशत कांग्रेस को मिल सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, देखिए मुसलमान का लगभग काफी बड़े लेवल पे मोहभंग हो चुका है, अखिलेश जी से भी और मायावती से भी। दूसरा, दलित भी ऐसे नहीं है कि जो आंखें बंद करके मायावती के पीछे चल रहे हैं। उन्होंने एक दशक पूरा देख लिया है कि मायावती जी की क्या परिस्थितियां हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे अभी अनिल जी ने भी कहा, चंद्रशेखर आजाद का रुतबा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वो वेस्टर्न यूपी से हैं और मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूं। और हमारे यहाँ जब जब गठबंधन हुआ है दलित का और ये जाट जो खेती किसानी करते हैं और ये इनके साथ ही एकजुटता रहते हैं, किसान कामगार का जब जब गठबंधन हुआ है तो यहाँ सफाया अन्य सियासी दल का हो गया है। तो मुझे लगता है कि कम से कम वेस्टर्न यूपी में तो कांग्रेस अखिलेश इससे चंद्रशेखर से और जयंत चौधरी से मेरे ख्याल से 1-2 राउंड की बात हो भी गई है। इनका तो निश्चित है कि ये कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी अखिलेश जी को देखना है। देखिए अखिलेश जी का भी स्पष्ट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं आकलन करता हूं जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है उसमें अखिलेश जी कहीं ना कहीं दबे हुए दिखाई दिए हैं। तो तोता कहीं उनके पीछे लगा हुआ है, इससे हम इंकार नहीं कर सकते। इसलिए अखिलेश जी खुल के आएंगे, इसमें भी कई लोगों को संशय है। इसके अलावा जैसे कि अनिल जी ने कहा कि जो अन्य कई सारे छोटे छोटे सियासी दल हैं वो भी भाजपा के साथ आ सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इनको सबसे पहले पता लग जाता है सियासी दलों को कि कौन सा दल जीत रहा है, कौन सा हार रहा है। इसीलिए ये फटाफट भागने लगते हैं। उपाध्याय जी ने भी जो है सिग्नल दिया कि अगर लगेगा मायावती को 10 दिन 15 दिन पहले कि भाई भाजपा हार रही है और कांग्रेस जीत सकती है तो कांग्रेस के साथ आ जाएगी। तो इन लोगों का एंटीना बड़ा तेज होता है, खींच लेते हैं कि इस बार कौन जीतेगा कौन नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है संजय जी लास्ट में कि ये जो कई सारी चीजें चल रही हैं इसको आप छोटा मुद्दा मत समझिए। जो जंतर मंतर पे चल रहा है, जिस तरह से बेटियों के साथ एक ये जिस तरह से बदतमीजी हुई है उससे कई सारे लोग बहुत गुस्से में हैं और वो गुस्सा वोट की चोट से निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको जिस प्रकार से आप करते हैं केपी मलिक जी, अभी थोड़ी देर पहले खबर फ्लैश हुई है कि सुनील गावस्कर, कपिल देव, इन सब खिलाड़ियों ने भी इन बेटियों के साथ में अपने समर्थन की बात कह दी है, यानी मुद्दा भड़क रहा है और कुरुक्षेत्र में चेतावनी भी दे दी गई है। संजय जी इसमें मुझे जो लगता है, देखिए ये चेतावनी देना यहाँ देना ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम तो जो विदेश से खबर आई है कि भाई हम आपके फेडरेशन को निकाल देंगे, वो बहुत बड़ा इशू है। और उससे जो है जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनमें एक एनर्जी आई है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, वो जो तस्वीरें हैं, वो जो वीडियो है, भारत ही नहीं विदेशों में भी देखी गई है, तो भर्त्सना हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तीसरा, जो आम आदमी है वो ये सवाल पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार के व्यक्ति को जो झेलने की, उसका प्रोटेक्शन करने की क्या मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की है, ये आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम समझ सकते हैं कि उनका उत्तर प्रदेश में राजनीतिक वर्चस्व बहुत बढ़िया है, हम समझ सकते हैं कि मस्जिद को तुड़वाने में उनका बढ़िया सहयोग रहा है, ये हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन आम आदमी नहीं समझ रहा है इस चीज को। तो उस चीज को देखते हुए जो आम आदमी है, जो लाइन में लग के वोट करता है, वो बहुत ज्यादा विमुख है और उसका कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस चीज का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। अंत में संजय जी मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा तूल अमित मालवीय दे रहे हैं, इसको भी आम आदमी नहीं जानता कि कौन अमित मालवीय, क्या करते हैं ये।
तो हम और आप जानते हैं कि अमित मालवीय क्या करते हैं। तो अब वो माचिस में तिल्ली बची नहीं है, वो माचिस खत्म हो चुकी है, अब आग नहीं लग पाएगी ज्यादा। उसका एक नतीजा आपने देखा भी है कर्नाटक। जी।